हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो क्लास 12th की है ना, क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपका यूके बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चन आए हैं जैसे 2017 से 2023 तक के, वो इसके अंदर होंगे आपके। ठीक है, 2017 से 2023 तक के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो सब इसमें हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मतलब बार बार रिपीट हुए हैं आपके पुराने पेपर्स में। ठीक है, तो वही मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। बाकी 2024 का जो सैम्पल पेपर है वो मैंने सॉल्व करवा दिया था आपको, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं जो मेरी प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे 1 1 नंबर वाले 2017 से 2023 तक के बीच के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको हमें इन्हें हम चेक करते हैं। ठीक, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ फॉर्मेलिन, और इसके 2 यूज़ बताने हैं आपको। ठीक है, फॉर्मेलिन क्या होता है, इसके 2 यूज़ आपको बताने हैं। ठीक है, हिंदी में भी फॉर्मेलिन और इसके 2 उपयोग बताने हैं आपको। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये इसको जरूर पढ़ के जाना, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। तो फॉर्मेलिन क्या होता है आपका 30 to 40%, यानी 30 to 40%, वैसे 40% के आसपास लिखते हैं हम इसको। तो 30 से 40% के बीच में जो फॉर्मल्डिहाइड का वाटर के साथ जो सॉल्यूशन होता है, यानी अगर आपने वाटर लिया उसमें 30 to 40% अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड मिलाया है तो वो सॉल्यूशन आपका फॉर्मेलिन कहलाता है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को हम फॉर्मेलिन बोलते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर्मेलिन आपको समझ में आ गया, यानी ऐसा सॉल्यूशन वाटर का जिसमें 30 to 40% क्या होगा, वाटर फॉर्मल्डिहाइड होगा, तो उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ होता है, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पीसीज। जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है ना, उनके बचाव के लिए मतलब एक तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी इसका हिंदी में भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कि फॉर्मेलिन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है, जिसमें 40% तक क्या होती है, फॉर्मल्डिहाइड होता है आपका, और मृत जीवों के परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको करा रहा हूँ ताकि ये सारे क्वेश्चन आपके अटैम्प हो जाएं। ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा पास ये जो है ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, मतलब हर साल आता ही आता है ये वाला क्वेश्चन, मतलब यही नहीं आएगा, मतलब इसके जैसा ही आएगा, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। ठीक है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपके पास ये आपको एक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोबाल्ट की निकालनी है, तो कोबाल्ट को हम एक्स ले लेंगे, जिसको भी हमें निकालना है तो उसको एक्स ले लेते हैं। जो आपका पोटेशियम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, और जो ये CO होता है उसका जो होता है 0 होता है। तो 4 हैं तो इंटू 4 करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे x+1। अब ये 1 जब इधर जाएगा इक्वल के इधर, तो ये क्या में आएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1 आ गया आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा ऐसा है, इसका आंसर जो है, इसका क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, तो इसको समझ लो, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो क्लोरोफॉर्म और क्षार यानी बेस के साथ रिएक्शन करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एनिलीन होगा। ठीक, तो इसको आप कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर एनिलीन हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी विशिष्ट चालकता को डिफाइन कीजिए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आप बुक से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी 9th वाला क्वेश्चन अभी आप छोड़ सकते हो। अगला हम देखते हैं। अगले में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्रोमियम है और क्रोमियम+3 इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 5s 3d5 और 4s1। ठीक है, यहाँ पे 4s2 होता था आपका, तो मगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाता है आपको। ठीक है, तो ये 3d5 हो जाता है और यहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है आपका। ठीक है, अपवाद होता है आपका, एक एक्सेप्शन है आपका। ठीक, बाकी आपको एक कॉपर के भी बहुत आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो इसको। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम का तो बहुत बार पूछता है वो आपका क्वेश्चन ना एग्जाम में। अब कॉपर+3 का मतलब क्या है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। +3 का मतलब क्या है,
इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये चला गया आपका और 2 इलेक्ट्रॉन डी से चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे डी के पास? 3। तो इस तरीके से कॉपर +3 का ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपका, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्टिनाइड के कोई 2 यूज आपको लिखने हैं, ठीक है, एक्टिनाइड के कोई भी 2 यूज आपको लिखने हैं। तो इसका भी आंसर आप ऐसे बुक से जाके देख सकते हो, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसका जो पहला यूज है आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है ना आपका, उसका यूज करते हैं हम किसके लिए? जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से हम जनरेट करते हैं, ठीक है। आपने जो पावर प्लांट देखे होंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो वहाँ पे यूरेनियम और प्लूटोनियम यही चीज़ें यूज़ करते हैं जो आपकी एनर्जी होती है ना उनकी जनरेशन के लिए। दूसरा आपका एक आपका एक्टिनाइड होता है कैलिफोर्नियम, ठीक है, 252, इसका यूज़ करते हैं कैंसर जो सेल्स होती है ना उनको किल करने के लिए, ठीक है, जिनसे कैंसर खत्म हो उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का परमाणु ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है और कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि इसमें आपको राइट द नेम ऑफ 2 वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी 2 जल में विलय 2 विटामिनों के नाम लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि आप फिनॉल को जब जिंक पाउडर के साथ गर्म करते तो क्या होता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम एक साथ देखते हैं। तो वाटर के साथ 2 जो वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं आपके 2, उनके आंसर ये है, एक तो विटामिन सी हो गया और एक विटामिन B1, ठीक है, जिसको थायामाइन भी बोलते हैं, ठीक। तो पहले वाले का आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा वाला ये है कि एल्कोहल है, नहीं फिनॉल है, उसको Zn के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से Zn और एक O यहाँ से आपका निकल जाएगा और ZnO बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इन जो दोनों क्वेश्चन थे उनके आंसर ये आपके ये होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोनोसैकेराइड का उदाहरण, यानी इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो मोनोसैकेराइड है। तो इसका आंसर ग्लूकोज होगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोरोमीथेन को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों संग्रहित करते हैं, यानी ट्राइक्लोरोमीथेन को जो है स्टोर इन डार्क कलर बॉटल्स, इनको बॉटल्स के रंगीन बॉटल्स के अंदर क्यों रखते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये वाला और ये वाला भी, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस वाले का 5th वाले का आंसर देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का ना आंसर मैंने आपको जो सैंपल पेपर आ रखा था ना आपका 2024, उसमें भी ये सॉल्व कराया, उसमें भी आया है क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को जो डार्क बॉटल्स होते हैं उनके अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये जैसी अगर मान लो जैसे क्लोरोफॉर्म वाटर या किसी चीज़ से रिएक्शन करता है तो ये फॉस्जिन वाटर से रिएक्शन करता है तो ये क्या है? फॉस्जिन गैस बनाता है, COCl2, ठीक है। और ये एक कैसी गैस है? एक पॉइजनस गैस है, ठीक। तो एयर जैसे अगर आपने उसे खुला छोड़ दिया तो एयर होगी, एयर में जो अगर मॉइस्चर होंगे, ठीक है, एयर के साथ जो मॉइस्चर होगा तो तुरंत कौन सी गैस? फॉस्जिन गैस बनाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है COCl2, ठीक है। तो ये गैस जैसी बनेगी तो एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको डार्क बॉटल्स के अंदर क्या होता है? स्टोर करके हम रखते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले उसको लिख सकते हो आप इसे, इसका मैंने हिंदी में आंसर नहीं लिखा है, बाकी आप ये रिएक्शन याद कर सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास कि दी सब्सटेंस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड, यानी जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? तो उनको प्रोमोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोमोटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट इसको प्रोमोटर, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, इसमें आपको Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो मैंने एक आपको बता दिया कैसे निकालना है, इसको आप क्या है इसकी प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, यानी इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो इसका आंसर जो होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा आपका, ठीक है। अगला है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जो विलियन होता है उसको क्या बोला जाता है? तो टॉलेन अभिकर्मक बोला जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ये वाला भी, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। बाकी व्हाट डू यू मीन बाय डाई एजोजाइजेशन, ठीक है, डाई एजो करंट से आप क्या समझते हैं? तो ये वाला आप खुद से चेक कर सकते हो इसका आंसर, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है तो आप इसको चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे हेनरी लॉ ये आपको पढ़ना है, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो हेनरी लॉ है और बाकी जो ये आपकी क्या है, ये जो डेफिनेशन है आपकी, ठीक है, हेनरी लॉ आपको पढ़ना है। डेफिनेशन जो है आपकी मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक है, और ये डेफिनेशन आपको जरूर पढ़नी है। एक पीपीएम जो है आपकी, वो आप ये देखो, ये दे आर की है आपके, ठीक है, पीपीएम आर की, मोलैलिटी आर की, तो ये डेफिनेशन आपको सारी याद करनी है, ठीक है। और साथ में हेनरी लॉ, उसकी एक या दो आपको एप्लीकेशन, यानी उसकी कहाँ कहाँ हेनरी लॉ आपका उपयोग होता है, वो आपको जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखो एक एक नंबर में आए हैं, ठीक, 2 नंबर में आपको दिख रहा होगा, मगर एक नंबर इस तरीके से आएगा आपकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इनमें से कोई सी भी एक डेफिनेशन, मतलब एक नंबर में डेफिनेशन आपके आ सकती है, और हेनरी लॉ तो आपका ही आएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हो इसको। बाकी अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये आपका सैंपल पेपर में भी आया है शायद, ठीक है। तो देख लेना इसको। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है, यानी गैब्रियल थैलेमाइड जो है ना आपका, तो ये यूज किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये 1 डिग्री अमीन को प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 1 डिग्री अमाइन जो है उनको उनके प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, ये तो आपका सिलेबस से कट गया, तो इसको आप हटा सकते हो। उसके बाद जो 4th क्वेश्चन है आपका, ये आप खुद करोगे इसे, ठीक है। ये शायद मैंने करवा दिया, इसका आंसर -1 आ रहा था ना ऊपर, ठीक है। तो देखो दोबारा शायद क्या दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसको आप खुद से करोगे, ठीक है। बाकी मैंने करवा दिया इसको। ईथर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो ईथर, ये क्वेश्चन ना आपका सैंपल पेपर में आ रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने इसका पूरा रीज़न भी आपको बताया है कि क्यों ईथर जो होता है इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता वाटर के साथ, ठीक है, तो इसलिए इनसॉल्युबल होता है, यानी पानी के साथ नहीं घुलता, ठीक। तो इसका आंसर आप वहाँ पे जाके मतलब डीपली अगर आपको देखना है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अगला है वसा में विलय 2 विटामिनों के नाम, यानी आपको 2 फैट सोलेबल विटामिन लिखने हैं, ठीक है। फैट सोलेबल मतलब जो फैट के साथ यानी वसा के साथ घुलनशील हो जाते हैं, ठीक है, घुलनशील है, उन 2 विटामिन के नाम आपको लिखने हैं। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। जो फैट सोलेबल होते हैं ना आपके, एक विटामिन ए होता है, एक डी होता है, ठीक है, एक ई होता है और एक के होता है। तो आपको 2 लिखने हैं, तो आप कोई भी 2 आप लिख सकते हो। इनको याद कैसे करेंगे, ए डी ई के, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप इसको, जो फैट सोलेबल होते हैं, वसा में घुलनशील वाले होते हैं, ठीक है। और जो वाटर सोलेबल होते हैं, वाटर सोलेबल वाला क्वेश्चन ऊपर आया था, यानी जो पानी के साथ घुलनशील होते हैं, तो वो आपके सी और बी, विटामिन सी और विटामिन बी होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पहले आ गया था, ठीक। तो ये आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है, ये आपका सिलेबस से कट गया है, ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो। फॉर्मलिन देखो, ये ऊपर भी आया था, तो यहाँ पे भी आया है, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया है। बाकी ये जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या आपको क्या मतलब उसका मतलब होता है, तो ये भी आप थ्योरेटिकल है, तो इसको आप बुक से इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है आपके एग्जाम में बायोमोलिक्यूल चैप्टर से, यानी आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो एमिनो एसिड होते हैं ना, उनके एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। यानी आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके एक एक उदाहरण आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो एसेंशियल है, आवश्यक है, उसमें आपका हिस्टाइडीन और लाइसाइन इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। एक लिखना है तो आप इनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हो। नॉन एसेंशियल आपको मिनिमम 2 तो याद रखने चाहिए आपको, ठीक है, एलाइलाइन, एलानाइन और एस्पेरेटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको दो इसके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपके पास आईयूपीएससी, ठीक है। तो आईयूपीएससी में भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आईयूपीएससी लिखने के लिए, तो 2 आपको, जैसे इस पेपर में 2 आए हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपके पास 1 या 2 आपके आईयूपीएससी आएंगे, एक या 2 नंबर में, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। तो बाकी इसका आईयूपीएससी नेम आप खुद से लिख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा आपका कि कैल्शियम एथेनोएट जो है उसको अगर हम डिस्टिल्ड करते हैं, ठीक, यानी कैल्शियम एथेनोएट को अगर हम क्या करते हैं, शुष्क आश्रित करते हैं, तो क्या बनता है, ठीक है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड जो है, ठीक, एल्डिहाइड नहीं, एसेटल्डिहाइड जो है वो एल्डोल संघनन देता है, यानी एल्डोल कंडेंसेशन देता है, मगर फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता। तो फॉर्मल्डिहाइड इसलिए नहीं देता क्योंकि इस पर अल्फा
जो हाइड्रोजन होता है वो नहीं होता, ठीक है, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसलिए देता है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होता है इसके अंदर। तो इसका रीज़न आप ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बाकी आप इसको डीपली देख सकते हो, ठीक है। तो 1 नंबर में पूछा है तो इसलिए इसमें यहीं पे यही लिखना है कि जो फॉर्माल्डिहाइड होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता और एसिटिल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन को देता है, ठीक है। बाकी इसकी जो रिएक्शन है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक। साथ में देखो 2-3 रिएक्शन देख लेते हैं एक साथ। इसमें जो है क्लोरोफॉर्म से डीडीटी कैसे बनाते हैं, ठीक है, क्लोरोफॉर्म से डीडीटी कैसे बनाते हैं और क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल कैसे बनाते हैं। तो ये 3 रिएक्शन मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पे देखो क्लोरोफॉर्म लिया है हमने, क्लोरोफॉर्म बोल रहा है, क्लोरोबेंजीन लिया है हमने, एक ये और एक ये, ठीक है, और यहाँ से हमने क्लोरल लिया है, तो यहाँ से हम डीडीटी बना रहे हैं। तो डीडीटी सिंपल तरीके से बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन के जो ये हाइड्रोजन होते हैं ना दोनों, और ये क्लोरल का O ये निकाल देते हैं हम, और बाकी ये जो है ना दोनों इस कार्बन से जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है, इन दोनों कार्बन से। तो इस तरीके से ये डीडीटी बन जाएगा आपका। तो ये डीडीटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सिंपल तरीका है। अगला है आपको क्या कराना है, डाइफिनाइल बनाना है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपका, क्लोरोबेंजीन से आपको डाइफिनाइल बनाना है। तो ये है डाइफिनाइल, ठीक है, 2 बेंजीन इस तरह से जुड़ते हैं तो इसको डाइफिनाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन आपको इधर से लेना है, एक क्लोरोबेंजीन इधर से लेना है, साथ में सोडियम लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीके से दोनों Cl और दोनों Na को निकाल लोगे, तो ये आपस में ये बेंजीन और ये बेंजीन आपके जुड़ जाएंगे, जिससे डाइफिनाइल बन जाएगा और साथ में 2Na निकल जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा कि एथिल अल्कोहल को जब हम किससे, आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और एक है क्लोरोफॉर्म को जब हम क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद ए सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म को जब हम फिनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। और आपकी शायद ये रिएक्शन ऊपर वाली मैंने अभी बताई नहीं, ठीक है, चलो उसको भी देखते हैं। तो एथिल अल्कोहल जो है आपका, इसकी रिएक्शन जब हम I2 और NOH से करवाते हैं तो ये पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर से अगर हम I2 और NOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये आइडो फॉर्म बनाता है आपका, ठीक है, साथ में सोडियम फॉर्मेट बनाता है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन आपको लिखनी है। अगला है कि जो फिनॉल है जब वो क्लोरोफॉर्म और NOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो यहाँ पे एक सैलिसिल्डिहाइड आपका बनता है। सैलिसिल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप, है ना। तो ये सैलिसिल्डिहाइड होता है आपका, साथ में NaCl और H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है इसमें। और एक रिएक्शन ये थी आपकी कैल्शियम एथोनेट जो है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है आपका। तो कैल्शियम एथोनेट मतलब COOO CH3 ठीक है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, किसमें, एक तो कीटोन में कन्वर्ट होता है और एक कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस रिएक्शन को याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मिक एसिड इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पे C2H5O C2H5 4H और इसकी रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे एथेन बनेगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट आपको मैंने आंसर बता दिया, एथेन फॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जो बेरी बेरी डिसीज है, जो बेरी बेरी रोग होता है ना, वो किसके कारण होता है। तो कौन से विटामिन के कारण की कमी के कारण होता है। तो वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है आपका, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका सिलेबस से कट गया, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। अल्कोहल जल में विलय होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए ये विलय होता है यानी सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर लेता है इसलिए। अगला क्वेश्चन आप ये खुद कर सकते हो इसको, ठीक है। फॉर्मेलिन आपको बता दिया कि 40% आपका क्या फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि किसी भी 2 प्रोटीन के नाम बताने आपको, कोई 2 प्रोटीन के नाम आप बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम्स आप लिख सकते हो, है ना, एंजाइम्स। और दूसरा क्या लिख सकते हो आप, एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज। तो ये आपके क्या होंगे, 2 विटामिन हो जाएंगे आपके, ठीक है। मतलब 2 विटामिन के नाम लिखने थे, तो ये 2 आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि जो संक्रमण तत्व होते हैं कंठन एंथैल्पी के उच्चतम मान को क्यों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं यानी डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वह हायर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को क्यों प्रदर्शित करते हैं, यानी क्यों शो करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो डी ब्लॉक होता है ना उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो मेटेलिक बॉन्ड जो बनाते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड जब ये बनता है तो जिसके कारण इसकी जो एंथैल्पीज होती है एटोमाइजेशन यानी कंठन एंथैल्पी जो होती है वो उसका मान बढ़ जाता है यानी वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा एंथैल्पी की जरूरत होती है हमें, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है यानी धात्विक बंध जो बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है यानी। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये रीज़न है। बाकी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें आपको चेक करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन कौन सा है। तो ये बहुत सिंपल है, ये आपका 3 डिग्री हो गया, टर्सरी हो गया, ये 2 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी का आपको नाम लिखना है, कौन सा केमिकल नेम लिखना है। तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम होगा। ठीक है, अमोंग विच जो रिड्यूस करता है किसको, फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये अभी क्वेश्चन ऊपर भी आया था, तो इसका आंसर जो होगा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एथाइल एल्कोहल, यानी ग्लूकोज को एथाइल एल्कोहल में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो होगा जाइमेज है ना, जाइमेज इसका राइट आंसर होगा। यानी जाइमेज क्या करते हैं, ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, एथिल एल्कोहल में। अगला जो है ये भी सिंपल डेफिनेशन है आपकी, मोलल। ठीक है, तो 1 मोलल के बराबर, 1 मोलल बराबर किसके बराबर होता है, विलाय के 1000 ग्राम। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ तक जो थे ना आपके एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो हो गए। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे जो मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। ठीक है, तो बाकी जो होगा आपका आप पहले इनको करिए। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में। और अब मैंने सोचा है कि मैं डेली एक वीडियो, एक फिजिक्स की एक केमिस्ट्री की, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में 100% तक, 90 से 100% तक जिनके आने के चांसेस होते हैं वो वाले टॉपिक कवर करूं। ठीक है, तो डेली एक केमिस्ट्री का या फिजिक्स का जो टॉपिक होगा वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बाकी आप इनको पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू।